सोचिए, अगर एम्प्लॉय के घर में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या उसे बच्चे की कॉलेज एडमिशन फीस एक हफ्ते में डिपॉजिट करनी हो, या घर में शादी फिक्स हो जाए और उसे तुरंत पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या उसे बैंक से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा या किसी से उधार लेना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम भास्कर और आप देख रहे हैं HPFAS मास्टर क्लास योर पार्ट टू सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने रूल 8 से रूल 11 तक जीपीएफ सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट के प्रोविजंस डिटेल में समझे थे। आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्रिक्वेंटली यूज जीपीएफ प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं, रूल 12 से रूल 14 तक, जो रिलेटेड है जीपीएफ एडवांसेस से। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। दोस्तों, जीपीएफ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना ही नहीं है। इन केस एम्प्लॉय को कोई जेन्युइन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाए तो यह भी इंश्योर करना है कि उसे अपनी ही सेविंग से टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। इसी कॉन्सेप्ट को डील करता है रूल 12, एडवांसेस फ्रॉम जनरल प्रोविडेंट फंड। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रूल 12 को 4 मेजर पार्ट्स में समझेंगे। नंबर 1, पर्पसेस जिनके लिए जीपीएफ एडवांस मिल सकता है। नंबर 2, एडवांस सैंक्शन और पेमेंट की टाइमलाइन क्या रहेगी। नंबर 3, कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड नंबर 4, जीपीएफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं मैक्सिमम जीपीएफ एडवांस कितना मिल सकता है। एज पर रूल 12 सब रूल 1, सब्सक्राइबर को 12 महीनों की पे या जीपीएफ अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस का 75%, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो उतना एडवांस ही मिल सकता है। अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, यानी पर्पसेस जिनके लिए जीपीएफ एडवांस लिया जा सकता है। सबसे पहला पर्पस है इलनेस। अगर सब्सक्राइबर खुद बीमार है या उसके फैमिली मेंबर्स या उस पर एक्चुअली डिपेंडेंट पर्सन को सीरियस इलनेस है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी जीपीएफ एडवांस मिल सकता है। दूसरा पर्पस, एजुकेशन। यह प्रोविजन पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब एजुकेशन का स्कोप काफी ब्रॉड कर दिया गया है। अब प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, इंडिया हो या अब्रॉड, सब कवर किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए जीपीएफ एडवांस नॉर्मली 6 मंथ्स में एक बार ही एडमिसिबल होता है। यह डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, यानी वो सोशल और फैमिली फंक्शंस जिन्हें कस्टमरी प्रैक्टिस में अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे एंगेजमेंट, मैरिज, फ्यूनरल या और कोई सेरेमनी। गवर्नमेंट ये मानती है कि ऐसे ओकेजन पर एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अगला पर्पस है लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के अगेंस्ट कोई लीगल केस चल रहा हो या एम्प्लॉय को खुद लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ जाए तो ऐसे केसेस में एडवोकेट की फीस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए भी जीपीएफ एडवांस एडमिसिबल है। इससे अलग एक और प्रोविजन है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ ऑफिशियल मिसकंडक्ट के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है और वो अपनी डिफेंस के लिए लीगल प्रैक्टिशनर एंगेज करना चाहता है, तो उस पर्पस के लिए भी जीपीएफ एडवांस मिल सकता है। यह लीगल प्रोसीडिंग से अलग स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसलिए एग्जाम में दोनों को कंफ्यूज मत करिए। नेक्स्ट पर्पस है परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अगर एम्प्लॉय टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, कुकिंग रेंज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो भी जीपीएफ एडवांस मिल सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पर्पस, पिलग्रिमेज। रूल कहता है कि सब्सक्राइबर पिलग्रिमेज या प्लेसेस ऑफ एमिनेंस विजिट करने के लिए भी जीपीएफ एडवांस ले सकता है, और इसमें सिर्फ रिलीजियस पिलग्रिमेज ही नहीं, ट्रैवल और टूरिज्म रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी कवर किए जाते हैं। अब मान लीजिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रूल में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो क्या एडवांस नहीं मिलेगा? रूल 12 सब रूल 1A इसका जवाब देता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कंपिटेंट हायर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस के अनुसार रूल 12(1) में मेंशन ना किए गए रीजंस के लिए भी एडवांस सैंक्शन कर सकती है। इसलिए रूल 12 कंप्लीटली रिजिड नहीं है।
एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यह फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा जीपीएफ एडवांस किस पर्पस के लिए मिलता है और कितना मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात पर होती है? एप्लीकेशन देने के बाद एडवांस कितने दिन में सैंक्शन होना चाहिए? क्या मेडिकल सर्टिफिकेट्स, फी रिसीप्ट्स और मैरिज कार्ड्स लगाना जरूरी है? क्या सस्पेंशन में भी जीपीएफ एडवांस मिल सकता है? और अगर पहले से ही एक एडवांस चल रहा हो तो क्या दूसरा एडवांस लिया जा सकता है? इन सब प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का जवाब रूल 12(1)(b) में मिलता है, जो बात करता है टाइम लिमिट फॉर सैंक्शन एंड पेमेंट की। रूल 12(1)(b) कहता है इन नॉर्मल केसेस एप्लीकेशन रिसीव होने के मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर जीपीएफ एडवांस सैंक्शन भी हो जाना चाहिए और पेमेंट भी हो जानी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे इलनेस, एक्सीडेंट, सर्जरी, तो एज पर प्रोविजो ऑफ रूल 12(1)(b) जीपीएफ एडवांस 7 दिनों के अंदर सैंक्शन और पे हो जाना चाहिए। अब आते हैं प्रूफ रिक्वायरमेंट पर। रूल 12(1)(c) क्लियरली कहता है जीपीएफ एडवांस के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैंडेटरी नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नो मेडिकल बिल्स, नो स्कूल फी रिसीप्ट, नो मैरिज इन्विटेशन कार्ड, नो ट्रैवल बुकिंग, नथिंग। सब्सक्राइबर की सिंपल डिक्लेरेशन ही सफिशिएंट है जिसमें वो रीजन मेंशन करता है, लेकिन डिक्लेरेशन जेन्युइन होनी चाहिए। इस बात की इंपॉर्टेंस हम रूल 14 में देखेंगे जब रॉन्गफुल यूज ऑफ एडवांस डिस्कस करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, क्या खर्चा होने के बाद भी एडवांस मिल सकता है? यस, मिल सकता है, लेकिन हर केस में नहीं मिलेगा। कंडीशन है अगर डिले रीजनेबल है, सर्कमस्टांसेस जेन्युइन है, इवेंट अनफोर्सीन है, जैसे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फ्यूनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रूल के प्रोविजंस के अनुसार एडवांस सैंक्शन कर सकती है। हमारा अगला सवाल था, क्या सस्पेंशन में जीपीएफ एडवांस मिल सकता है? बहुत से लोग तुरंत बोल देंगे नहीं, लेकिन यह आंसर गलत होगा। अकॉर्डिंग टू रूल 12, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 6, एन ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन इज आल्सो एलिजिबल फॉर जीपीएफ एडवांस। और एडवांस लिमिट कैलकुलेट करते वक्त जो पे सस्पेंशन से तुरंत पहले ड्रॉ की गई थी उस पे को लिया जाएगा। यह पॉइंट ऑब्जेक्टिव पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटायरमेंट के आखिरी 3 महीनों में कोई भी टेम्परेरी जीपीएफ एडवांस सैंक्शन नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए आपने पहले से ही जीपीएफ एडवांस लिया हुआ है, उसकी रिकवरी अभी चल रही है, इस बीच एक और जेन्युइन इमरजेंसी आ गई और आपको और एडवांस चाहिए। रूल 12 सब रूल 3 यही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, कंसोलिडेशन ऑफ एडवांस। इसका मतलब है पहले एडवांस का जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है उसे नए सैंक्शन एडवांस में ऐड कर दिया जाएगा, यानी दोनों एडवांसेस, बैलेंस प्लस न्यू एडवांस, दोनों को कंसोलिडेट कर दिया जाएगा और रिकवरी की फ्रेश इंस्टॉलमेंट्स इसी कंसोलिडेटेड अमाउंट के बेसिस पर रीफिक्स की जाएगी। However, it is important to note that fresh advance before the full recovery of previous advance can only be sanctioned under special circumstances to be recorded in writing. अब सवाल, जीपीएफ एडवांस सैंक्शन कौन करता है? रूल 12 सब रूल 1 में मेंशन्ड नॉर्मल केसेस के लिए डिक्लेयर्ड हेड ऑफ द ऑफिस कंपिटेंट अथॉरिटी होता है, लेकिन अगर रूल 12(1)(a) यानी मेंशन्ड पर्पसेस से डिफरेंट पर्पसेस वाले स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो कंपिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगी जो एडवांस सैंक्शन कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिए, जीपीएफ एडवांस कोई ग्रांट नहीं है, यह आपके खुद के प्रोविडेंट फंड से लिया गया एक तरह का इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो ऑब्वियसली इसकी रिकवरी भी होगी। बट रिकवरी का प्रोसेस क्या रहेगा? इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है रूल 13, रिकवरी ऑफ एडवांसेस। रूल 13 हमें बताता है जीपीएफ एडवांस की रिकवरी किस तरह होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में होगी, रिकवरी कब शुरू होगी और सब्सक्राइबर के क्या राइट हैं। चलिए इन प्रोविजंस को एग्जांपल के साथ समझते हैं।
रूल कहता है रिकवरी मंथली पे से इंस्टॉलमेंट्स में होगी और इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड करेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लेकिन रूल ने मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। नॉर्मली 12 महीनों से कम रिकवरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर सब्सक्राइबर खुद चाहे तो वो इससे कम इंस्टॉलमेंट्स भी चूज कर सकता है। मैक्सिमम मंथली इंस्टॉलमेंट्स 60 तक अलाउड की जा सकती हैं। रूल का एक और इंप्लॉय फ्रेंडली प्रोविजन है। सब्सक्राइबर अगर चाहे तो एक मंथ में एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स भी डिपॉजिट कर सकता है। यह पॉइंट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। एंड नीडलेस टू से हर इंस्टॉलमेंट होल रुपीस में फिक्स होंगी। अब आते हैं रूल 13 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रिकवरी कब शुरू होगी। रूल बहुत क्लियरली कहता है जिस महीने में एडवांस ड्रॉ किया गया है उससे अगले महीने की पे से रिकवरी शुरू होगी। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय ने अप्रैल में जीपीएफ एडवांस रिसीव किया, तो रिकवरी अप्रैल की सैलरी से नहीं होगी। रिकवरी मई मंथ की पे जो प्रैक्टिकली 31 मई को ड्यू और 1 जून को पे होती है उससे कमेंस होगी। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यह पॉइंट डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में भी पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद रखिए, एज पर रूल 13 सब रूल 4 रिकवर किया गया अमाउंट सीधा सब्सक्राइबर के जीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होगा, ना कि गवर्नमेंट के पास रहेगा। यानी आप अपना ही पैसा वापस अपने ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर रहे होते हैं। अब आते हैं एक और एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक पर, सस्पेंशन ऑफ रिकवरी। नॉर्मली रिकवरी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन कुछ केसेस में बिना सब्सक्राइबर की कंसेंट के रिकवरी नहीं की जा सकती। रूल 13 सब रूल 2 कहता है अगर इंप्लॉय सब्सिस्टेंस अलाउंस रिसीव कर रहा हो या कैलेंडर मंथ में 10 दिन या उससे ज्यादा के लिए हाफ पे लीव, लीव नो ड्यू या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर हो, तो रिकवरी नॉर्मली सब्सक्राइबर की कंसेंट के बिना नहीं की जाएगी। रूल एक और रिलैक्सेशन देता है। अगर एडवांस पे की रिकवरी चल रही हो तो इंप्लॉय की रिटर्न रिक्वेस्ट पे अथॉरिटी जीपीएफ एडवांस की रिकवरी को टेम्पररली पोस्टपोन भी कर सकती है। यानी एक ही टाइम पर 2 रिकवरीज का एक्सेसिव बर्डन इंप्लॉय पर नहीं डाला जाता। अब याद करिए, पिछले सेक्शन में हमने कंसोलिडेशन ऑफ एडवांस पढ़ा था। अब उसका रिकवरी मैकेनिज्म समझते हैं। रूल 12 जीआईडी 8 के अनुसार जिस मंथ फ्रेश यानी सेकंड एडवांस ड्रा हुआ उसके नेक्स्ट मंथ तक ओल्ड एडवांस की रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद कंसोलिडेटेड अमाउंट की फ्रेश रिकवरी कमेंस होगी। आइए सिंप्लीफाई करते हैं केस स्टडी से। मान लीजिए रवि का पिछला जीपीएफ एडवांस चल रहा था जिसमें हर महीने 4000 डिडक्ट हो रहे थे। मई के महीने में उन्होंने नया एडवांस सैंक्शन करवाया जो कंसोलिडेट हो गया। एज पर रूल नए कंसोलिडेटेड एडवांस का नया रिकवरी शेड्यूल अगले महीने यानी जून की पे से शुरू होगा। लेकिन जिस महीने में नया एडवांस ड्रॉ किया गया यानी मई, उस महीने की सैलरी से पुरानी रिकवरी 4000 वाली सस्पेंड नहीं होगी। मई की पे में पुरानी रिकवरी होगी और जून की सैलरी से कंसोलिडेटेड अमाउंट की रिकवरी शुरू होगी। अब एक रेयर लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन, डिसअलाउंस ऑफ एडवांस रूल 13 सब रूल 3। सपोज एडवांस सैंक्शन भी हो गया, एम्प्लॉय ने अमाउंट ड्रॉ भी कर लिया, लेकिन बाद में किसी लीगल या प्रोसीजरल रीजन से एडवांस डिसअलाउ हो गया। नाउ व्हाट? अब क्या होगा? रूल कहता है सब्सक्राइबर को अमाउंट इमीडिएटली रीपे करना होगा और अगर वो रीपे नहीं करता तो अकाउंट्स ऑफिसर उस अमाउंट को सैलरी से रिकवर कर सकता है। हाउएवर, एज ए रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सब्सक्राइबर को रिटर्न एक्सप्लेनेशन सबमिट करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा।
अगर एक्सप्लेनेशन रिसीव होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पर डिसीजन लेगी, और अगर एक्सप्लेनेशन सबमिट नहीं होता है तो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, रूल 12 और 13 ने हमें बताया कि गवर्नमेंट इंप्लॉय पर ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर कोई इंप्लॉय इस ट्रस्ट को तोड़ दे तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो किया है, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगती, सिर्फ आपके डिक्लेरेशन पर भरोसा करके एडवांस सैंक्शन कर देती है। लेकिन अगर कोई इंप्लॉय इस ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसी सिचुएशन को डील करता है रूल नंबर 14, रॉन्गफुल यूज ऑफ एडवांस। यह रूल छोटा जरूर है, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। रूल 14 का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जिस पर्पस के लिए जीपीएफ एडवांस सैंक्शन हुआ है उसी पर्पस के लिए उसका यूज होना चाहिए। अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को शक होता है कि एडवांस का यूटिलाइजेशन बिल्कुल अलग पर्पस के लिए किया गया है तो रूल 14 के कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई हो सकते हैं। रूल के फ्रेमवर्क के मुताबिक कंपिटेंट अथॉरिटी फैक्ट एग्जामिन करने के लिए सेट प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। स्टेप 1, कम्युनिकेशन ऑफ डाउट। अथॉरिटी एम्प्लॉय को रिटर्न में क्वायरी भेजेगी। स्टेप 2, 15 डेज विंडो। एम्प्लॉय को 15 दिनों के अंदर रिप्लाई देना होगा कि पैसा सही जगह यूटिलाइज हुआ है। स्टेप 3, डायरेक्शन टू रीपे। अगर 15 दिन में सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया तो अथॉरिटी एम्प्लॉय को पूरा पैसा इमीडिएटली वापस करने के ऑर्डर देगी। स्टेप 4, फोर्स रिकवरी इन डिफॉल्ट। अगर एम्प्लॉय पैसा नहीं लौटाता तो उसकी सैलरी से लंप सम रिकवरी की जाएगी, चाहे वो लीव पर ही क्यों ना हो। द मोइटीज ऑफ अमलमेंट्स रूल। अगर टोटल रिकवरी अमाउंट एम्प्लॉय के मंथली अमलमेंट्स के आधे से भी ज्यादा हो तो रिकवरी को इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां हर महीने उनकी अमलमेंट्स का मैक्सिमम हाफ डिडक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस! अगर आप यहां तक पूरी वीडियो देख चुके हैं देन आई होप आपने जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 के रूल 12 से रूल 14 डिटेल में समझ लिए हैं। अगर आपको यह कंप्लीट लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों, कलीग्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। HPFS मास्टर क्लास पर हम ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सिंप्लीफाइड वीडियोस लाते रहेंगे। इफ यू आर वॉचिंग HPFS मास्टर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में, जहां हम इसके आगे के रूल्स को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।